Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about the patterns of cleavages and different stages in cleavages. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्लीवेजेस कि जो इनिशियल 8 सेल स्टेज है मींस जब जो जाइगोट है वो एक सिंगल सेल है और वो 8 सेल्स में कन्वर्ट होता है तो पैटर्न किस तरीके का होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे है रेडियल क्लीवेज। तो यहाँ पे इनिशियल जो दो क्लीवेजेस होती हैं मींस एक इस तरीके की और दूसरी क्लीवेज यहाँ पे हो रही है तो ये इस तरीके से होती है कि ये लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेजेस होती हैं मींस इस तरफ इस तरीके से क्लीवेज होती है। फिर इसमें इस तरीके से क्लीवेज होगी तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज है और इस तरीके की क्लीवेज को हम बोलते हैं मैरिडोनल क्लीवेज। तो इस तरीके से क्लीवेज होती है। उसके बाद जो थर्ड क्लीवेज है ये फर्स्ट क्लीवेज है, ये सेकंड क्लीवेज का रिजल्ट है यहाँ पे, और जो थर्ड क्लीवेज है ये इस तरीके से होती है मींस अलोंग द इक्वेटर इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग क्लीवेज होती है और इसको हम हॉरिजॉन्टल क्लीवेज भी बोलते हैं और एज ए रिजल्ट इस तरीके का जो है 8 सेल स्टेज मिलती है। उसके बाद ये जो है ये सी अर्चिन्स, एम्फिऑक्सिस, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स में होता है। उसके बाद जो सेकंड पैटर्न है क्लीवेज का वो है रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल क्लीवेज में क्या है कि जो फर्स्ट क्लीवेज है ये मेरिडोनियल होती है मींस जो फर्स्ट क्लीवेज है ये इस तरीके से होगी तो दो ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। अब जो ये दोनों ब्लास्टोमियर हैं इनमें जो आगे क्लीवेजेस होंगी वो डिफरेंट होंगी। जो एक ब्लास्टोमियर है इसमें जो है अगेन मेरिडोनियल क्लीवेज होगी और लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज होगी और जो दूसरा ब्लास्टोमियर है इसमें इक्वेटोरियल क्लीवेज होगी। तो यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं रेडियल क्लीवेज मींस जो फर्स्ट क्लीवेज है इट इज मेरिडोनियल एंड बोथ ब्लास्टोमियर्स दे अडॉप्ट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ cleavages. One is divided by meridional cleavage and other adopt the equatorial pattern of cleavage and the rotational cleavage is present among mammals and nematodes. उसके बाद जो थर्ड पैटर्न है इट इज कॉल्ड द स्पाइरल क्लीवेज मींस जो क्लीवेज है वो स्पाइरली होती है इस तरीके से और ये होता है एनिलिड्स में, मोलस्क में और डिफरेंट फ्लैटवर्म्स जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स इनमें। उसके बाद जो लास्ट पैटर्न है इसे हम बोलते हैं बायलेटरल क्लीवेज मींस बायलेटरल क्लीवेज इस तरीके से होती है कि सपोज ये वन सेल्ड स्टेज है तो जब बहुत सारी क्लीवेजेस होती जाएंगी तो इस तरीके से बनेगा कि जैसे क्लीवेज इस तरीके से हो रही है कि मींस जो एम्ब्रियो है वो दो में डिवाइड हो गई है और लेफ्ट में और राइट में सिमिलर पैटर्न में ही क्लीवेज रन करती है तो इसे हम बोलते हैं बायलेटरल क्लीवेज मींस यहाँ पे डिवाइड एम्ब्रियो इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स और इट इज प्रेजेंट इन ट्यूनिकेट्स एंड हडमानिया। उसके बाद अगर हम देखें तो जो यहाँ पे आउटकम क्लीवेज की आउटकम क्या है मींस 8 सेल स्टेज के बाद जो क्लीवेजेस होती हैं इनमें जो स्टेज सबसे पहले आती है इसे हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। अगर हम मोरूला स्टेज की बात करें तो ये 16 से लेके 64 सेल मींस यहाँ पे हम 8 सेल्स की बात कर रहे हैं। जो इनिशियल क्लीवेजेस जिसमें 8 सेल्स बनते हैं इनके ये वाले पैटर्न हैं। अब ये जो 8 सेल स्टेज है जब ये आठों डिवाइड होंगे तो यहाँ पे 16 सेल्स बनेंगे तो ये क्या हो गया, ये है मोरूला। तो मोरूला जो है इसमें 16 से लेके 64 सेल स्टेज तक जो है कंसिडर किया जाता है। अगर हम ह्यूमंस में देखें तो यहाँ पे जो 16 सेल स्टेज होती है इसे हम बोलते हैं मोरूला मींस जब एम्ब्रियो में 16 सेल्स बनते हैं तो इसे बोलते हैं मोरूला। और अगर हम यहाँ पे एम्फीबियंस में बात करें तो यहाँ पे 64 सेल्स जो स्टेज है इसको मोरूला बोला जाता है। अब मोरूला के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो मोरूला है इट इज लुक लाइक अ सॉलिड बॉल, ये इसमें कोई भी सेंट्रल कैविटी नहीं होती और यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं दे आर कॉल्ड दी टोटीपोटेंट सेल्स। अब पोटेंसी क्या है, जैसे प्लांट है, प्लांट को हम किसी भी उसकी ब्रांच को काट दे तो दोबारा से वहां से ग्रो हो जाता है मींस वो क्या है, वो टोटीपोटेंट है। टोटीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो कि फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, उनके डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। तो मींस जो मोरूला स्टेज है इसमें जितने भी सेल्स हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन आइसोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल टीलोलेसिथल एग्स, तो इन दोनों में प्रेजेंट होता है लेकिन जो सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं इनमें मोरूला स्टेज एब्सेंट होता है। उसके बाद जो माइक्रोलेसिथल है इनमें भी प्रेजेंट है, जैसे कि जो ह्यूमंस हैं इनमें माइक्रो और
आइसोलेसिथल होता है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पे 4th डे के बाद, आफ्टर द 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो मोरूला स्टेज है ये ऑब्जर्व होती है। मींस फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे जो ह्यूमन एम्ब्रियो है ये 16 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, और इस स्टेज पे इसे हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो मोरूला है इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं। सबसे पहले अर्ली मोरूला बनता है और उसके बाद लेट मोरूला बनता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? जो अर्ली मोरूला है इसमें जो पेरिफेरल लेयर में सेल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे इनके बीच में कोई भी जंक्शन नहीं है, ये अपार्ट प्रेजेंट है। और जो इंटरनल मास ऑफ सेल्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लेट मोरूला होगा तो जो पेरिफ्री पे सेल्स हैं, पेरिफेरल सेल्स हैं, इनमें कनेक्शंस बिल्ट होंगे, और जो इंटरनल सेल्स हैं इनमें भी डिफरेंट जंक्शंस बनेगी। अब जो दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स हैं इनमें डिफरेंट जंक्शंस बनती हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरनल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे इनमें गैप जंक्शंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड द गैप जंक्शंस। ये जो रेड वाले हैं सारे गैप जंक्शंस हैं। लेकिन जो पेरिफेरल लेयर है इसमें यहाँ पे दो तरीके की जंक्शंस बनती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है इसे हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, मींस जो सेल हैं ये टोटली सील्ड होते हैं, और टाइट जंक्शन इज मीडिएटेड बाय ऑक्लूडिन प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे जो है सेल्स में कैडहेरिन प्रेजेंट होता है, सो कैडहेरिन मीडिएटेड डायस्मोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो है जंक्शंस बनती हैं। ये जो है मीन जो डिफरेंट जंक्शंस हैं इनसे क्लैरिफाई होता है कि ये लेट मोरूला स्टेज है। अगर यहाँ पे जंक्शंस नहीं है तो ये अर्ली मोरूला स्टेज है। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज इफ एंटी कैडहेरिन एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड द कॉम्पैक्शन विल नॉट ऑकर। मींस अगर हम यहाँ पे जो अर्ली मोरूला स्टेज है इसमें एंटी कैडहेरिन एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे कैडहेरिन जंक्शंस नहीं बनेगी पेरिफेरल लेयर में, तो इससे क्या होगा, इट विल डेवलप द अनवायबल एम्ब्रियो व्हिच विल डाई लेटर ऑन। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो लेट मोरूला है इससे ब्लास्टूला स्टेज बनती है। तो किस तरीके से होता है? सबसे पहले जो लेट मोरूला है इसमें सोडियम पोटाशियम एटीपेज जो है ये इम्प्लांट होता है इसकी पेरिफेरल लेयर पे। अब ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपेज है ये क्या करता है, सोडियम जो है 3 और पोटाशियम के 2 आयंस को एक्सचेंज करता है। मीन सोडियम जो है ये इस साइड मूव करेगा और पोटेशियम इस साइड मूव करेगा। सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स और पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स, मीन 3:2 में यहाँ पे जो है ये कन्वर्जन होती है। अब क्या है कि जो यहाँ पे जो ये रेड वाला सोडियम है इसका लेवल बढ़ जाएगा सेल के अंदर, तो जब इसका लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी लेट मोरूला में। सेकेंडली क्या होता है कि जितने भी पेरिफेरल लेयर में सेल्स हैं इनसे सारा वाटर जो है ये सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे जो ब्लू कलर में है। तो जो वाटर है जब ये सेंटर में आता है तो इससे एक प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर से क्या होता है कि जो इंटरनल लेयर में सेल्स है ये पेरिफ्री के अराउंड इस तरीके से मूव करने लगते हैं, और जो लेट मोरूला है ये ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे वाटर प्रेशर की वजह से ये जो इंटरनल सेल्स हैं ये पेरिफ्री की तरफ मूव करेंगे और इस तरीके से लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पे जो पेरिफेरल लेयर है इसमें दो तरीके के सेल्स हैं, और कंबाइनली इन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल लेयर और इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोडर्म। अब इस स्टेज में क्या होता है कि सेंटर में एक कैविटी बनती है, और ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। नो, सबसे पहले जो मोरूला है इसमें G1 एंड G2 फेज एब्सेंट होता है। तो मोरूला स्टेज में कोई भी गैप, जो ग्रोथ फेज 1 एंड ग्रोथ फेज 2 ये दोनों नहीं होते। उसके बाद जो डीएनए है ये टोटली पैसिव होता है, डीएनए अभी ट्रांसक्राइब नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन जो एग के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो एग का एमआरएनए है वही ट्रांसलेट होके प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा और स्टेजेस को आगे लेके जाएगा। तो लेट मोरूला मींस मोरूला तक यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ तक जो एग का एमआरएनए है वही यूज होता है, उससे ही ट्रांसलेशन होती है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं और सेल जो है डिवाइड होते हैं इस स्टेज तक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइटोसोलिक कंट्रोल, मींस जो साइटोसोल में एमआरएनए है वही कंट्रोल करता है इन स्टेजेस तक। उसके बाद यहाँ पे नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स क्या है, जैसे ही डिवीजन होती है तो ये दो डिफरेंट सेल्स बनते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो मोरूला तक अभी जो सेल्स जितने भी बनते हैं यहाँ पे
इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। मूवमेंट कब स्टार्ट होती है? जब यहाँ पे वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता है और सेल साइड्स तक मूव करते हैं। और किस स्टेज में होता है? ब्लास्टूला में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो डिवीजन है ये सिंक्रोनस डिवीजन होती है, मींस सिंक्रोनाइज पैटर्न में होती है। इवन नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, जैसे एक सेल डिवाइड होके 2 में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से इवन डिवीजन होती है। उसके बाद अगर हम अर्ली ब्लास्टूला की बात करें, जो ब्लास्टूला स्टेज है, तो इसमें G1 एंड G2 फेज जो है दोनों ही होते हैं। मींस यहाँ पे जो डीएनए है ये एक्टिव हो जाएगा और सेल जो है ये इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है प्लस ट्रांसलेशन होती है। मींस अब जो सारा कंट्रोल है वो यहाँ पे डीएनए कर रहा है। इस स्टेज तक डीएनए पैसिव था, लेकिन अब डीएनए एक्टिवली जो है ट्रांसक्राइब हो रहा है, उससे एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए आगे ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन से डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं और जो आगे जितनी भी डिवीजन होगी वो उन प्रोटीन्स के वो प्रोटीन्स करवाएंगे। अब यहाँ पे जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियर कंट्रोल है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए। तो डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा तो मींस न्यूक्लियस के पास अब कंट्रोल है, न्यूक्लियर कंट्रोल है, साइटोसोलिक कंट्रोल नहीं है, और इसे हम जाइगोटिक कंट्रोल भी बोलते हैं। फिजिकल मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स बिगिन, मींस जो ब्लास्टोमेयर्स हैं ये फिजिकल मूवमेंट इनमें होती है और ये पेरिफेरी की तरफ इस तरीके से मूव करते हैं। और जो डिवीजन है ये एसिंक्रोनस होती है। असिंक्रोनस डिवीजन का मतलब है कि जो सेल्स बनते हैं वो ऑड नंबर में बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेजेस एंड डिफरेंट स्टेजेस लाइक मोरूला, ब्लास्टूला. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.